नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वासुदेव आईएएस कॉन्सेप्ट पर। मेरे प्यारे मित्रगणों, उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और बढ़िया आनंद के साथ अपने जीवन को जी रहे होंगे। प्यारे मित्रगणों, जैसा कि आप जानते हो, हम लगातार आधुनिक भारत की यात्रा के तहत अपने क्लासेज को आगे बढ़ा रहे हैं और आधुनिक भारत की यात्रा में हम आधुनिक भारत का सफर कर रहे हैं। मैंने पिछली 2 क्लासेज में आपको एडवेंट ऑफ इंडिया पढ़ाया और आज उसी का तीसरा भाग मैं आपके सामने लेकर के आया हूं कि एडवेंट ऑफ इंडिया के अंदर और कौन सी कंपनियों का वर्चस्व भारत में आएगा और किस प्रकार से वो भारत में अपना व्यापार स्थापित करेंगे। हमने पुर्तगीज के बारे में पढ़ा, आज हम डच के बारे में पढ़ेंगे, आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, आज हम डेनिस के बारे में पढ़ेंगे, आज हम फ्रांसिस के बारे में पढ़ेंगे। वो किस प्रकार भारत में आएंगे, उन सभी चीजों का जिक्र हम करेंगे। उम्मीद करता हूं प्यारे मित्रगणों, जो आज से पहले 2 वीडियो आई हैं वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी और उन्हीं से लिंक्ड है, उन्हीं से कनेक्टेड है ये क्लास, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। इससे पहले आपको वो 2 वीडियो देखनी होंगी, वो 2 क्लास अटेंड करनी होंगी, जिससे आप समझ पाओगे कि किस प्रकार से ये लोग भारत में पहुंचे थे और कैसे अपने व्यापार की शुरुआत की थी। तो आइए हम समय ना गंवाते हुए चर्चा करेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन और आधुनिक भारत की यात्रा के तहत हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैं आपको हर क्लास में बता रहा हूं कि आप क्लासेस देखते हो तो क्लासेस की कमी और अच्छाई बताया करो, कमेंट में डाउट पूछा करो ताकि मैं आप लोगों के डाउट क्लियर कर सकूं। तो प्यारे मित्रगणों, आप अपने चैनल वासुदेव आईएएस कॉन्सेप्ट को शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाया करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक क्लासेज पहुंच सके। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक जब क्लासेज पहुंचेंगी तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे जुड़ेंगे और वो सीखेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है सिखाना और आपका मकसद है सीखना। सीखना क्यों है? क्योंकि हमें उन्नति करनी है। और उन्नति क्यों करनी है? क्योंकि हमें अपना उद्धार करना है और अपने उद्धार के लिए आपको ये चीजें सीखनी होंगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और हमारा जो चैनल है वो आप लोगों की सेवा में तत्पर रहेगा और हमेशा निःशुल्क आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा और आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट इसमें लाया जाएगा। हम आपको यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ की तैयारी करवाते हैं। उसके अलावा हम ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके सामने तैयारी के लिए लेके आते हैं। उसके बाद भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हम देख रहे हैं। आप मुझे सुनिए और मैं बताऊंगा आपको भारत में यूरोपीय कंपनियों का वर्चस्व क्या रहा। आधुनिक भारत की यात्रा कर रहे हैं, तो आइए हम आधुनिक भारत की यात्रा के तहत आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार से पुर्तगीज के बाद भारत में अन्य कंपनी आएंगी। और आप जानते हो कि ये यूरोप के क्षेत्र से साउदर्न पॉइंट कैप ऑफ गुड होप के थ्रू भारत देश के कोझिकोड कालीकट में एंटर हुए थे पुर्तगीज। ये जो अफ्रीकन साउदर्न पॉइंट है, इसके रास्ते से ये हमारे देश में एंटर हुए थे। इसके बारे में हमने लास्ट 2 वीडियोज में चर्चा की है, तो आप वो जरूर देखना ताकि आप समझ पाओ। और वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज की थी। उससे पहले इस साउदर्न पॉइंट तक बार्थोलोम्यू डाइस आ चुका था और उसके बाद वो बंदा वास्को डी गामा भारत तक पहुंचा। इस चीज को तय करने के बाद अब भारत में पुर्तगीज जो हैं वो अपना व्यापार कर रहे थे, लेकिन उसी बीच एक नई कंपनी का आगमन होता है जिसको हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। हालांकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका रियल नेम कुछ और था, उन्होंने अपनी कंपनी का नाम कुछ और रखा था, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा पोर्शन बता देता हूं। दोस्तों, आपने एक देश का नाम सुना होगा, स्पेन। जब पुर्तगाल और स्पेन एक दूसरे के साथ संघर्ष कर रहे थे, कंपीट कर रहे थे एक दूसरे को, उस समय जो स्पेन है उसका एक देश गुलाम था। और जिस देश की मैं बात कर रहा हूं वो गुलाम देश कौन सा था? तो वो गुलाम देश था जिसको हम बोलते हैं हॉलैंड। क्या बोलते हैं? हॉलैंड। मेरे प्यारे मित्रगणों, जो हॉलैंड देश है उस हॉलैंड को नीदरलैंड भी कहा जाता है। यहां रहने वाले जो लोग हैं उनको डच बोलते हैं। जो डच हैं उन्होंने भारत में आने की सोची कैसे, किस प्रकार से आई? ये तो गुलाम थे। तो भैया ये 1581 में 1581 में आजाद हो जाते हैं स्पेन से। और जैसे आजाद होते हैं तो ये भी
नेवल एंटरप्राइजेज में एंटर करने की सोचते हैं, यानी कि ये भी व्यापार में अपना साझा करने की सोचते हैं और ये भी इसी मार्ग से हमारे देश की ओर बढ़ चले। लेकिन इनका मकसद इंडिया में व्यापार करना नहीं था, इनका मकसद था ये जो आप एरिया देख रहे हो मलाया आर्कीपेलेजियो, मलाया आर्कीपेलेजियो जो है इसको स्पाइस आइलैंड के नाम से जाना जाता है। स्पाइस आइलैंड में ये लोग अपना व्यापार करने आए थे और इन्होंने अपना यहाँ पर व्यापार शुरू किया। ये जब यहाँ पहुंचे थे तो 1596 की बात है। कॉर्नेलिस हाउटमैन नाम का एक डच व्यक्ति था जो यहाँ पर पहुंचा। उससे पहले बहुत सारे लोग ट्राई कर चुके थे लेकिन वो यहां तक पहुंच नहीं पाए थे, ठीक। लेकिन 1596 में कॉर्नेलिस हाउटमैन यहां पहुंचता है और अपना व्यापार स्थापित करता है। फिर उसके बाद बहुत सारे डच शिप ट्रेडर्स वहां पर पहुंचे और वहां पर आकर के अपना व्यापार शुरू कर दिया। उन सभी को मिलाकर के यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड शुरू की गई और इसका पूरा का पूरा अधिकार इस कंपनी के हाथ में था। 1602 में इसकी शुरुआत होती है। 1602 में जब इसकी शुरुआत हो जाती है तो प्यारे मित्रगणों हॉलैंड की सरकार ने इस कंपनी को एक अलग अधिकार दे दिया था, चार्टर दे दिया था कि वो जिस देश में व्यापार कर रहे हैं वहां की टेरिटरी एक्वायर कर सकते हैं। वहां की टेरिटरी एक्वायर करने के साथ साथ वहां कोई भी संधि कर सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं। और इनका तो मकसद ही था पुर्तगीज को वहां से खदेड़ देना। फिर ये बंदे 1605 में 1596 में यहां से 1602 में यह कंपनी स्थापित करते हैं और 1605 में ये भारत की ओर रुख करते हैं। 1605 में जब ये भारत की ओर रुख करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं प्यारे मित्रगणों, ये लोग भारत में आकर के कोई टेरिटरी एक्वायर करने नहीं आएंगे, व्यापार करने नहीं आएंगे, लेकिन इनका मेन मकसद था पुर्तगालियों को यहां से खदेड़ना। और लगभग ये 1605 से लेके 1663 तक 1663 तक 1605 से 1663 1663 तक लगभग पुर्तगालियों के फोर्ट वगैरह को कब्जे में ले लेते हैं और उनकी हालत बिल्कुल मिजरेबल यानी कि जर्जर कर देते हैं, उनकी हालत जर्जर कर देते हैं। लेकिन इसी बीच 1605 से 63 के बीच अगर मैं बात करता हूं तो 1607 में एक और खिलाड़ी को मैं यहां पर जोड़ूंगा और उस खिलाड़ी का नाम क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उस खिलाड़ी का नाम क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री हो जाती है भारत में। वैसे तो वो 1600 में रॉल्फ फिंच अकबर के दरबार में आता है, लेकिन 1607 में जहांगीर जो है उसके दरबार में एक अंग्रेज अधिकारी आता है जो सूरत से चल करके आता है। वैसे वो भारत में एंटर हो चुका था और उन्होंने पहली फैक्ट्री गैर कानूनी रूप से सूरत में लगा ली थी। तो प्यारे मित्रगणों 1605 में एक नए बिजनेस पार्टनर की एंट्री होती है, एक नए बिजनेसमैन की एंट्री होती है जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए भारत देश में एक ट्रायंगुलर सीरीज चल रही है, एक भारत देश में एक त्रिकोणात्मक श्रृंखला चल रही है। एक तरफ तो हैं जो 100 साल से ज्यादा आए हुए हो गए पुर्तगीज, और एक साइड हैं डच, और एक साइड हैं ब्रिटिशर्स। अब इन तीनों की ये जो त्रिकोणात्मक श्रृंखला है ये बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। इसको डिटेल में जानने के लिए आपको सीखना होगा और वो क्या चीजें हैं वो सब मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। प्यारे मित्रगणों, आपको ये सारी चीजें सीखनी है तो पीछे की 2 क्लास आपको अटेंड करनी होंगी ताकि आप उनको अच्छे से समझ के यहां तक पहुंच पाओ। और जैसे ही यहां तक पहुंचोगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये चीजें हैं क्या, तब आप इसको समझ पाओगे। तो प्यारे मित्रगणों, ये ट्रायंगुलर सीरीज जो त्रिकोणात्मक श्रृंखला चली इसका बहुत ही इंटरेस्टेड नेचर रहा। और डचों ने पुर्तगालियों को कैसे खदेड़ दिया था, इनका कॉन्फिडेंस कैसे आया, तो ये जो आर्कियोपेलेजियो के अंदर बैठे हुए थे मलेशिया के अंदर, तो यहाँ मलाया आर्कियोपेलेजियो के अंदर इन्होंने पुर्तगालियों को खदेड़ दिया था और इसी कॉन्फिडेंस के साथ ये भारत में आए थे। हालांकि इनका भारत में मकसद मसालों का व्यापार करना नहीं था, ये अन्य चीजों की खरीदारी भारत देश में किया करते थे डच। फिर बाद में ब्रिटिशर्स आते हैं और फिर ये जो ब्रिटिशर्स होते हैं ये वास्तव में ही राज करने के लिए आए थे। इनका मकसद ही था अपनी टेरिटरी को फैलाना, अपने साम्राज्य का विस्तार करना। जबकि डच पुर्तगीज ये जिस एरिया में व्यापार करते थे उस एरिया को ही एक्वायर करते थे, वहीं अपनी मोनोपोली रखते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स पूरे भारत में मोनोपोली रखेंगे। कैसे रखेंगे उन सभी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। प्यारे मित्रगणों, फिर उसके बाद डेनिस और फ्रांसिस का भी आगमन होगा, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सोचिए जो गुलाम था हॉलैंड, वो गुलाम होने के बाद आजाद होता है और आजाद होने के बाद अपना इतना बड़ा वर्चस्व स्थापित कर लेता है। और किस प्रकार से उसने अपने वर्चस्व स्थापित किया मैंने आपको बताया कि वो बंदे इसी रास्ते से मलाया आर्कियोपेलेजियो पहुंचे और वो पहला बंदा जो यहां पहुंचा था उसका नाम था कॉर्नेलिस हाउटमैन।
किस प्रकार से कॉर्नेलियस हाउटमैन ने यहां पर व्यापार शुरू किया। तो आइए हम देखते हैं कैसे उन्होंने व्यापार की शुरुआत करी। तो देखते हैं किस प्रकार से डच अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे, किस प्रकार से डचों ने व्यापार शुरू किया था। उससे पहले मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं, जो कंपनियों का क्रम है वो मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिला देता हूं ताकि आप समझ पाओ क्या चीजें रहेंगी। सबसे पहले जो कंपनी आई थी वो थी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाल 1498 में आए थे। अंग्रेजी कंपनी लंदन के अंदर बनी थी 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में बनी थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में बनी थी। फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में, और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1731 के अंदर। प्यारे मित्रगणों, ये कंपनियों के स्थापना वर्ष मैंने बताए हैं, लेकिन अगर पूछ लिया जाए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक्चुअल में कब लागू हुई, तो एक्चुअल में ये 1611 में लागू हुई थी, लेकिन इसकी स्थापना पूछ लेता है तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन देश के अंदर की गई थी। ये एक एडवेंचर ग्रुप था जिसके द्वारा स्थापना की गई थी, और उस समय यहाँ की रानी एलिजाबेथ हुआ करती थी। एलिजाबेथ ने ये मोनोपोली का अधिकार इनको दिया था। अब जो यूरोपीय भारत में आए उनका क्रम था, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। पुर्तगाली 1498 में आए, डच 1605 में आए, ब्रिटिशर 1608 में आए, डेनिश 1616 में आए, और फ्रांसीसी 1667 में आए थे। ठीक है। पुर्तगालियों की कंपनी का नाम एस्तांदो द इंडिया था, डचों की कंपनी का नाम व्रिंग दे ओस्ट इंडीज था, और ब्रिटिशर्स की कंपनी का नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग था, इनटू ईस्ट इंडीज था। ठीक है। डेनिश का डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और फ्रांसिस का कंपनी द इंड ओरिएंटल। फ्रांसिस की कंपनी का नाम कंपनी द इंड ओरिएंटल था। तो इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था पुर्तगालियों को, किस प्रकार से पुर्तगालियों का फ्रांसिस्को डी अल्मेडा अपनी ब्लू वाटर नीति अपनाता है, किस प्रकार से अल्फांसो भारत देश में आकर के लगभग पूरे इंडियन ओशियन पे कब्जा कर लेता है। फिर उसके बाद निनो द कुन्हा जो था वो किस प्रकार से गुजरात जैसे क्षेत्र को कब्जे में लेता है, और अपना गोवा पर अधिकार प्राप्त करने के बाद वो लोग किस प्रकार से बहादुर शाह को समुद्र में फेंक देते हैं, वो सारी चीजें हमने पढ़ी। उन सभी चीजों को पढ़ने के बाद अब हम आगे पढ़ेंगे डच कंपनियों के बारे में, किस प्रकार से डच कंपनी भारत आई। डच हॉलैंड के लोगों को कहा जाता है, और हॉलैंड को नीदरलैंड भी कहा जाता है। हॉलैंड को नीदरलैंड कहते हैं और डच हॉलैंड के ही लोगों को कहा जाता है। किस प्रकार से इन लोगों का वर्चस्व रहा, तो आइए, ये जो सामने आप फ्लैग देख रहे हो ये डच कंपनीज का फ्लैग है। डच यानी कि नीदरलैंड का है, और नीदरलैंड के लोग जो है वो डच बोले जाते हैं, उसको हॉलैंड भी कहा जाता था। तो आइए हम बात करते हैं। तो देखिए, डच हॉलैंड नीदरलैंड के निवासी थे। सर्वप्रथम 1595 में कॉर्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में डच का पहला अभियान दल सुमात्रा, और एक द्वीप और है बांथम, एक द्वीप और मैं यहां पर बताऊंगा जिसका नाम है बांथम। सुमात्रा और बांथम पर पहुंचने में इसको 1 वर्ष लग गया। 1596 में पहुंचा था। कब पहुंचा था? 1596 में। ये देखिए, मैं यहां पर आपको मैप में दिखाऊंगा। ये जो जगह है, ये नाम आपको दिखाई दे रहा है सुमात्रा, ये जगह है मलेशिया, इंडोनेशिया के अंदर आज के दिन आती है। ये मलेशिया का पोर्शन है। इस चीज को क्या बोला जाता था? तो इसको बोला जाता था आर्कीपेलेजियो, मलाया आर्कीपेलेजियो इसको बोला जाता था। सुमात्रा और बांथम दोनों जगहों पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? कॉर्नेलियस हाउटमैन। अब कॉर्नेलियस हाउटमैन इन दोनों जगहों पर पहुंचकर अपनी कंपनी की स्थापना करता है 1602 ईस्वी में। कब करता है? 1602 ईस्वी में। विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर हॉलैंड की सरकार ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की शुरुआत की। इसकी एक व्यापारिक संस्था की स्थापना कर दी, यानी कि सारी ट्रेडर्स कंपनियां। जब ये कॉर्नेलियस हाउटमैन यहां पहुंच गया, जब यहां पर कॉर्नेलियस हाउटमैन इस क्षेत्र के रास्ते से यहां पहुंच गया, तो बहुत सारे ट्रेडर्स यहां पर आए, और उन बहुत सारे ट्रेडर्स के कारण इन सभी को मिलाकर के क्या हुआ? इन सभी को मिलाकर के एक कंपनी का नाम रखा गया जिसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। इस एक व्यापारिक संगठन की स्थापना की गई, और इन्हें पूरी छूट दे दी गई कि भाई वो संधि करें, वार करें या टेरिटरी को अक्वायर करें।
ठीक, इंग्लिश में मैंने आपके सामने लिखा है द डच वर रेजिडेंट ऑफ हॉलैंड नीदरलैंड्स। द फर्स्ट डच एक्सपेडिशंस under the leadership of Cornelis Houtman reached Sumatra in 1595. In 1602 AD, the Dutch government merged various Dutch companies and established a trading institutions called the United East India Company of Netherlands. इसकी स्थापना कर दी गई। ठीक है, बाइलैंग्वेज आपके पास टॉपिक्स रहेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सको, आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। हिंदी वाले भाई बहन हिंदी में समझे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझे, दोनों ही प्रकार की चीजें मैं आपके सामने लाया हूं। फिर उसके बाद इन लोगों ने 1605 में डच नौसेना नायक व देर हग ने, एक इनका नौसेना का नायक था, नौसेना का लीडर था जिसका नाम था वादेर हग। वादेर हेग जो था, वादेर हेग ने 1605 में भारत की ओर रुख किया। अब भारत की ओर रुख में क्या करेंगे, नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल भारत को भेजा और पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। पहली फैक्ट्री स्थापित करेंगे, ये देखिए मैंने पूर्वी तट यहां पर दिखाया हुआ है। ये जो पूर्वी तट है मसूलीपट्टनम, जो आंध्रा और तमिलनाडु के लगता हुआ क्षेत्र मसूलीपट्टनम, यहां पर डच ने पहली फैक्ट्री स्थापित कर दी थी। अब ये भारत में एंटर हो चुके थे 1605 में। इनका मकसद नहीं था भारत में टेरिटरी एक्वायर करना, इनका मकसद केवल क्या था, सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना। 1610 में इन्होंने पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट को अपनी फैक्ट्री बनाई और इसे अपना मुख्यालय भी बनाया। ये लोग यहाँ स्वर्ण पैगोडा, सोने की मुद्रा ढालते थे। याद रखना दोस्तों, किसने स्वर्ण पैगोडा, स्वर्ण मुद्राएं चलाई या किसने सोने की मुद्राएं ढाली, तो भारत में स्वर्ण पैगोडा किसकी देन है, डच की देन है। अगर डच भारत में नहीं आते तो स्वर्ण पैगोडा जैसी चीजें भारत में नहीं पहुंचती, ऐसा ऐतिहासिक तथ्यों में मिलता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब डचों ने स्वर्ण पैगोडा एक मुद्रा डाली थी जिसको सोने की मुद्रा कहते थे। वो कहां डालते थे, तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो, यही मसूलीपट्टनम के आसपास एक क्षेत्र पड़ता है जिसको हम बोलते हैं पुलिकट। ये पुलिकट झील के नजदीक क्षेत्र है। और याद रखना दोस्तों, पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में आते, ये है तो बॉर्डर पे, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे, लेकिन इसका मैक्सिमम पार्ट आंध्र प्रदेश में आता है, इसीलिए इसको आंध्र प्रदेश में मान लिया जाता है। और इस क्षेत्र में ये लोग आते हैं और अपना मुख्यालय स्थापित कर लेते हैं, पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने इंग्लिश में लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1605 AD द फर्स्ट डच एक्सपेडिशंस was sent to India under the leadership of Dutch naval leader Van de Hague, and they established their first factory in Masulipattnam, situated on the east coast. In 1610 AD, they made Palakkad, situated on the east coast, their factory, and also made in their headquarters. These people used to mint gold pagodas, golden coins here. ये यहाँ पर क्या डालते थे, पैगोडा सिक्के ढालते थे, स्वर्ण पैगोडा, गोल्ड पैगोडा, जिसको मैं कह सकता हूं स्वर्ण मुद्राएं ढालते थे। और ये सोने की मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं, गोल्ड पैगोडा डच ने हमारे देश में चलाई थी। वैसे तो बहुत सारे लोग आए थे जिन्होंने सोने की मुद्राएं चलाई, कहीं कुषाणों ने चलाई तो कहीं अलग अलग देशों के लोगों ने ये मुद्राएं चलाई थी, लेकिन भारत देश के अंदर डच जो आए थे उन्होंने भी स्वर्ण पैगोडा सिक्के चलाए। स्वर्ण पैगोडा किन के सिक्कों को कहा जाता है, डच के सिक्कों को। वैसे तो इंडो ग्रीक भी आए थे जिन्होंने सोने की मुद्राएं चलाई, कुषाणों ने भी चलाई, साकवानों ने भी चलाई, तो बहुत सारे लोगों ने चलाई थी। लेकिन यहां पर अगर बात की जाए स्वर्ण पैगोडा तो डच लोगों ने चलाई, ये बात जरूर याद रखना। अब इन लोगों ने अपना व्यापार शुरू कर दिया है। अब आगे की कहानी क्या होगी सोचिए, उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। तो जैसे ये लोग अपना व्यापार स्थापित करते हैं तो आम बात है कि भैया भारत में दो कंपनियों का वर्चस्व हो चुका था। एक तो पुर्तगीज हो चुके थे, ठीक, और एक कौन हो चुके थे, डच। अब जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में संघर्ष तो होगा, क्योंकि एक को आए हुए 100 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं और एक नई नवेली आई है। तो भाई पुरानी की चौधर ज्यादा होगी, नई की कम होगी। लेकिन यहां पर नई बहुत तेज तर्रार है और ये पुरानी को मात दे देगी। और जैसे ये पुरानी को मात दे देगी तो पुरानी की हालात बहुत जर्जर हो जाएगी। और जैसे ही जर्जर होगी तो ये समझ लेना पुराने को इसने समाप्त कर दिया है। ट्रायंगुलर सीरीज यहां पर मैं बनने की बात करूंगा। यहां पर ट्रायंगुलर सीरीज बनेगी। ट्रायंगुलर यानी कि ब्रिटिशर्स,
पुर्तगीज, पीबीडी, पीबीडी यानी कि ब्रिटिशर्स, पुर्तगीज और डच, ये तीनों जो हैं ये ट्रायंगुलर सीरीज चलाएंगे और इस ट्रायंगुलर सीरीज में बहुत बड़ा मजा आने वाला है। और क्या होगा इस त्रिकोणात्मक सीरीज के अंदर वो हमें देखना है, वो हमें सोचना है। तो आइए देखते हैं इनका वर्चस्व, डच आगे क्या करते हैं, क्या रहेगा इनका निर्णय। तो 1653 में डच ने बांग्ला स्थित चिन्नसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। बंगाल में यह डचों का सबसे बड़ा केंद्र था। आप सामने देख पा रहे हो, ये जो क्षेत्र है ये चिन्नसुरा है और ये चिन्नसुरा बंगाल में पड़ता है वर्तमान में। इस वर्तमान बंगाल के क्षेत्र को, चिन्नसुरा को अपना बहुत बड़ा केंद्र बनाया डच ने। क्या किस चीज का? व्यापार का। और व्यापार का जब बहुत बड़ा केंद्र बनाया तो डच लोग यहां करते क्या थे? तो डच लोग भारत से सूती वस्त्र, इसके अलावा नील, इसके अलावा सोरा और कच्चा रेशम, अफीम, नमक और चावल का निर्यात करते थे। ये भारत से सोरा खरीदते थे, ये भारत से कच्चा रेशम खरीदते थे, सूती कपड़ा खरीदते थे, नील खरीदते थे, अफीम खरीदते थे, नमक खरीदते थे और चावल खरीदते थे। ये लोग भारत से व्यापार करते थे। डच भारत में मसाला निर्यात नहीं करते थे। डच भारत में मसालों का व्यापार नहीं करते थे, ये बात आपको याद रखनी है। बाकी सभी लोग मसालों का व्यापार करते थे, डच नहीं करते थे। ठीक। In 1653, the Dutch established their factory in Chinnasura, Bengal. This was the biggest center of the Dutch in Bengal. The Dutch exported cotton textiles, indigo, saltpeter, raw silk, opium, salt and rice from India. The Dutch did not export spices from India. ये भारत में मसाले नहीं खरीदते थे। ये पॉइंट हमेशा याद रखना। दो पॉइंट आपको याद रखना, एक स्वर्ण पैगोडा और एक बस मसालों की का व्यापार ना करना। ये चीज आपको याद रखना है। जितने भी डच फैक्ट्रीज हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। कहां का डचों का वर्चस्व रहा? तो देखिए, बालासोर में डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की 1658 में, भीमलीपट्टम में की 1641 में, पुलिकट में 1610 में, मसूलीपट्टनम में सबसे पहले की थी, फिर ट्राइकल में की 1645 में, फिर नागापट्टनम में 1658 में, इधर कोचीन में 1663 में और इधर सूरत में 1616 में। ये जितने भी नाम हैं ये सारे के सारे इनके द्वारा डच फैक्ट्री थी इंडिया के अंदर। पुर्तगालियों के बाद आई डच कंपनी की क्या थी? फैक्ट्री थी। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक। ये जितनी भी कंपनीज हैं मैंने बाय मैप, बाय लोकेशन आपको बता दी है ताकि आप अच्छे से इनको याद रखो। इनकी डेट भी इनके सामने लिखी हुई है, आपको घबराना नहीं है, संयमता के साथ समझना है। ठीक। और डचों ने ये चीजें भारत में आकर के की और इन चीजों का व्यापार भारत में किया। अब आगे डच क्या करते हैं, ये रहते हैं या चले जाते हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो किस प्रकार से डच जो थे वो आगे कार्य करेंगे। तो डचों का जो वर्चस्व था वो उन व्यापार तक सीमित था। ठीक। 1605 से 1663 तक डच ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था और पुर्तगीज की हालत जर्जर कर दी थी। इसी बीच एंट्री हो जाती है एक नए खिलाड़ी की, और वो नया खिलाड़ी कौन है? तो उसका नाम है इंग्लिश कंपनी, इंग्लिश, अंग्रेज। अब भैया आपको एक बात बता देता हूं, आपके मन में अंग्रेज नाम आते हैं, यूरोप में नजर चली जाती है कि वहां रहने वाले सभी लोग अंग्रेज हैं। नहीं भाई, अंग्रेज सिर्फ ब्रिटिशर्स को कहा जाता है। सिर्फ ब्रिटिशर्स जो इंग्लैंड में रहते हैं उनको अंग्रेज कहते हैं। बाकी सभी यूरोपियन तो हैं लेकिन अंग्रेज नहीं है। पुर्तगाल में रहने वाले पुर्तगीज, हॉलैंड में रहने वाले डच, फ्रांसिस जो फ्रांस में रहते हैं, उसके अलावा डेनमार्क के लोग डेनिश, स्पेन के लोग स्पेनिश बोले जाते हैं, यानी कि इंग्लिश नहीं थे, वो इंग्लिश नहीं थे। और इनमें जो क्रिश्चियंस होते हैं उनमें भी दो अलग अलग रिलीजियंस होते थे। एक कैथोलिक होता था, जो ब्रिटेन था वो कैथोलिक को फॉलो करता था, और स्पेन भी, पुर्तगाल भी कैथोलिक को फॉलो करता था। उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, इधर एलिजाबेथ फर्स्ट का यहां पर शासन होता है जब ये कंपनी भारत आती है तब।
ठीक, एलिजाबेथ के शासनकाल ब्रिटिश इतिहास काल में स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता था। यानी कि ये गोल्डन एरा था ब्रिटिश हिस्ट्री का, जब एलिजाबेथ के टाइम पे इस कंपनी की शुरुआत होती है। यह कई दृष्टियों में महत्वपूर्ण रहा। इस काल में व्यापारिक उन्नति के लिए भी अनेक प्रयास किए गए। महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के समय 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एक विशाल व्यापारिक संघ की स्थापना हुई, जिसका नाम रखा गया द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इस कंपनी में अनेक शेयर होल्डर्स थे, एक ग्रुप बनाया गया और उस ग्रुप में बहुत सारे शेयर होल्डर्स थे और उस ग्रुप का नाम था ये द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इस ग्रुप में बहुत सारे शेयर होल्डर थे और किसके टाइम पे बना? एलिजाबेथ फर्स्ट के टाइम पे। कब बना? 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में। इस समय पे ये बना। इस समय भारत में किसका रूल था? तो नॉर्थ इंडिया में इस समय रूल चल रहा होता है अकबर का, जिसको लोग अकबर महान कहते हैं। उसके समय में ये ब्रिटेन में एक कंपनी तैयार होती है लंदन के अंदर, और इस कंपनी की तैयारी जब हुई और ये भारत पहुंची तो इस कंपनी की सोच और रणनीति अलग थी। क्या इसकी सोच थी? क्या इसकी रणनीति थी? क्या ये वास्तव में व्यापार करने आए थे या राज करने आए थे? उस पे हम चर्चा करेंगे। व्यापार और राज में फर्क होता है। अभी तक जितने आए हैं वो व्यापार की दृष्टि से आए हैं, लेकिन अब भारत की काया पलट जाएगी। भारत का नाम अलग शब्दों में लिखा जाएगा। अब तक हम भारत को भारत जंबो द्वीप कहते आए हैं, अब ब्रिटिश इंडिया के नाम से जानेंगे। कैसे जानेंगे वो हमें सोचना है, उस पर हमें चर्चा करनी। कैसे भारत से ब्रिटिश भारत बना, कैसे व्यापारी मालिक बने, उस पर हम चर्चा करें। तो आइए देखते हैं। तो इंग्लिश में मैं आपको एक बार डिस्कस कर देता हूं। एलिजाबेथ फर्स्ट reign is known as the golden age in British history. It was important in many ways during this period. Many efforts were made for business developments. During Queen Elizabeth I, on 31st December 1600, a huge trade union was established, which was named the Government and Company of Merchant of London Trading into the East Indies. This company had many shareholders. इसके अंदर बहुत सारे शेयर होल्डर्स थे। होल्डर ये बल्ब बदलने वाले नहीं, होल्डर का मतलब होता है हिस्सेदार। शेयर होल्डर्स मतलब वहां बहुत हिस्सेदार थे, उस कंपनी में अपना अधिकार रखते थे। बहुत सारे शेयर होल्डर्स थे जिन पे हमें चर्चा करनी। अब ब्रिटिशर्स का रुख क्या रहा भारत में, वो हम देखते हैं। तो भाई ये जो जहाज का बेड़ा देख रहे हो, इसमें जहाज हेक्टर है और उस हेक्टर जहाज का कमांडर बन के आया विलियम हॉकिंस। अब विलियम हॉकिंस भारत जब पहुंचता है, किसके दरबार में पहुंचता है? जहांगीर के दरबार। और वो जहांगीर के दरबार में जब आता है तो जहांगीर उसको इंग्लिश खान की उपाधि दे देता है। इंग्लिश खान की उपाधि मिली और फिर वो वहां से परमिशन लेके जाएगा। जहांगीर उसको कुछ मनसब भी प्रोवाइड करवाएगा। मनसब जो उनके पास सैनिक होते थे, सेनापति होते थे, उस प्रकार से वो उनको प्रोवाइड करवाएगा। तो आइए हम देखते हैं कंपनी की पहली यात्रा 1601 में जब कंपनी के जहाज इंडोनेशिया गए। सर्वप्रथम 1608 में कैप्टन हॉकिंस ने कंपनी का पहला प्रतिनिधि मंडल हेक्टर नामक जहाज से भारत में सूरत पहुंचा और यहां पर अंग्रेजों की पहली अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की। यानी कि जब हॉकिंस था वो 1601 के टाइम पे जब वो इंडोनेशिया में एंटर होते हैं, तो फिर उसके बाद वो 6-7 साल बाद भारत की ओर रुख करते हैं और 1608 में सूरत आते हैं हॉकिंस के नेतृत्व में। और किस जहाज से आते हैं? हेक्टर नामक जहाज से आते हैं। और वहां पर सूरत पहुंचने के बाद अंग्रेजों की पहली अस्थायी या मैं कहूं इलीगल कंपनी यहां पर स्थापित हुई थी। लीगल नहीं थी, लीगली 1611 में होगी, 1611 में होगी, लेकिन अस्थायी थी। कैप्टन हॉकिंस सूरत से जहांगीर के दरबार में पहुंचा। जहांगीर ने इसे 400 का मनसब तथा खान इंग्लिश या इंग्लिश खान की उपाधि
प्रोवाइड। इसने कहा कि तुम इंग्लिश खान हो, 400 मनसब दे दिए। बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छा किया। नशे में चूर था शासक उस समय पे, शराब के नशे में, नूरजहां के इश्क में पागल शासक, और उसी इश्क में उसे पता ही नहीं अंग्रेज करना क्या चाह रहे हैं, और ले जाओ ले जाओ ले जाओ, दे दिया सब कुछ। अगर वो मजबूत होता तो शायद वो सोचता, लेकिन औरंगजेब तक किसी अंग्रेज ने अधिकार करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो खतरनाक जरूर थे, वो अधिकार नहीं करने देना चाहते थे। बट उसके बाद जो मिजरेबल स्थिति हुई, जो जर्जर स्थिति हुई मुगलों की, वो ऐसे जर्जर हो गई कि ये जो अंग्रेज है ना, ये मुगलों को उन्हीं के घर से बाहर निकालने लगे, और घर से बाहर ऐसा निकाला कि भारत पे कब्जा कर लिया, भारत की जनता को प्रताड़ित किया। उन पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, इंग्लिश में मैं आपको समझाता हूं। द फर्स्ट जर्नी ऑफ द कंपनी वाज इन 1601 when the company ship went to Indonesia. First of all, in 1608, the first delegation of the company under the leadership of Captain Hawkins reached Surat in India by a ship named Hector and established the first temporary factory of the British here. Captain Hawkins reached the court of the Jahangir from Surat. Jahangir gave him a mansab of 400 and the title of English Khan, और इंग्लिश का खान का एक टाइटल, एक उपाधि दे दी गई। अब धीरे धीरे अंग्रेज अपना अधिकार स्थापित करेंगे। मेरे प्यारे मित्रगणों, जो अंग्रेज है वो मधुमक्खी की तरह आए थे। मधुमक्खी की तरह जब वो आए थे तो भारतीय राजा उनको छेड़ते नहीं थे। जब उनको छेड़ते नहीं थे तो वो राजाओं को शहद प्रोवाइड करवा रहे थे। लेकिन जैसे ही राजाओं ने उनको छेड़ना शुरू किया, जब उनका अधिग्रहण बढ़ गया और तब राजाओं ने उनको छेड़ना शुरू किया, तब ये मधुमक्खियों की तरह काटने लगे। तो ये वो मधुमक्खियों का छत्ता था, जिसको छेड़ा ना जाए तो शहद देता था, और छेड़ दिया जाता था तो काटता था। उन्हीं पे हम चर्चा करते हैं। 1611 में अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की। 1630 में सूरत की फैक्ट्री को स्थायित्व प्राप्त हुआ। 1615 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स फर्स्ट के राजदूत के रूप में सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। यह 3 वर्षों तक 1618 ईस्वी तक जहांगीर के दरबार में रहा। 1611 में मसूलीपट्टनम, इधर वाला जो एरिया मैंने आपको बताया था, उसमें अपनी कंपनी स्थापित कर ली। फिर 1613 में सूरत, गुजरात में अपनी कंपनी स्थापित कर ली। फिर 1615 में थॉमस रो जेम्स फर्स्ट के राजदूत के रूप में भारत आता है और 3 साल तक जहांगीर के दरबार में रहता है। जहां जहां अंग्रेजों की कंपनियों की स्थापना थी, इस मसूलीपट्टनम के अलावा कांचीपुरम, मुर्शिदाबाद, ठीक, बिदर, हम्पी, अहमदाबाद, वाराणसी, ये जितने भी नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां सब जगह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना स्थायित्व प्राप्त कर लिया था। और स्थायित्व प्राप्त करने के बाद इन्होंने आगे क्या किया, उस पर हम चर्चा करेंगे। इन 1611 AD द ब्रिटिश established their second factory in Masulipatam, situated on the east coast. In 1613 the Surat factory got established. In 1650 Sir Thomas Roe come to Jahangir court as the ambassador of British Emperor James I. He remained in Jahangir court for 3 years till 1680। 1618 तक 3 साल रहा जहांगीर के दरबार में। क्या कर रहा था भाई ये 3 साल, सोचने वाली बात है। पर आया था और रुका था, तो ये जरूरी था, ये भी जानना है। अब आगे क्या हुआ, इन लोगों ने क्या किया, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, इसने व्यापार करने से संबंधित तथा व्यापार करों के छूट से संबंधित 2 लाइसेंस कंपनी के लिए प्राप्त किए। इसने जहांगीर के दरबार में 3 साल इसलिए रहा, जहांगीर से व्यापार करों में छूट प्राप्त की और 2 लाइसेंस प्राप्त किए। 1632 में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्लाह कुतुब शाह से 500 पौंड वार्षिक कर देने के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाह
से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया। लाभकारी फरमान होने के कारण इसे सुनहरा फरमान के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने क्या किया, गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह से 500 पौंड वार्षिक कर देने के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाह व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लेते। ये बोलते हैं कि हम 500 पौंड आपको प्रत्येक वर्ष देंगे, बस हमें गोलकुंडा के सभी बंदरगाह दे दो। अब इतने सस्ते में चीज मिल रही थी तो भैया उनके लिए क्या था, गोल्डन ऑर्डिनेंस था, सुनहरा फरमान था। सोचिए किस प्रकार से अंग्रेज बेवकूफ बनाने। हम 500 पौंड में खुश हो रहे और कितने का मुनाफा, 5,000 10,000 पौंड जितना मुनाफा ये कमा के जाएंगे। इट ऑब्टेन्ड 2 license for the company related to doing trade and exemptions from trade taxes in 1632 AD. The Britishers obtained the right to trade from all the ports of Golconda, exchanged for paying an annual tax of 1,500 pounds from Sultan Abdullah Qutub Shah of Golconda being a beneficial decree. It is known as Golden Farman और यह स्वर्णिम फरमान के नाम से जाना गया, सुनहरा फरमान कहा गया। ये जितने भी नाम देख रहे हो ये सारे आपको याद रखने हैं। यहां ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। यहां स्थापित होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करना शुरू कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी अब किसी के वश में नहीं आने वाली थी। अब देखना, ये देखिए, आपको चार्ल्स सेकंड की बारात में लेके चलता हूं। एक चार्ल्स सेकंड है और ये कैथरीन ब्रिगेंजा है। 1602 में ये शादी कर लेते हैं। 1602 में इनकी शादी हो जाती है। ऑन दिस डे इन हिस्ट्री, इतिहास में इस दिन इनका विवाह हुआ। तो कहां की थी ये कैथरीन ब्रिगेंजा, इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, तो देखिएगा 1639 में चंद्रगिरी के शासक से अंग्रेजों ने मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया। 1639 में अंग्रेजों ने चेन्नई, मद्रास चेन्नई का पुराना नाम है, उसको पट्टे पर प्राप्त किया। किन से? चंद्रगिरी के शासक से। यहां पर अंग्रेजों ने सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण करवाया। सेंट जॉर्ज किला बनवाया इन्होंने। 1661 में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स सेकंड का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस उपलक्ष्य में पुर्तगालियों से दहेज रूप में मुंबई चार्ल्स सेकंड को प्राप्त हुआ। वाह, अद्भुत। पुर्तगालियों ने मुंबई दहेज में दे दिया। सोचिए, आजकल किसी को सिर्फ डिजायर मिल जाती है तो भाई साहब खुशी से फूला नहीं समाता और लोगों की वीडियो वायरल हो जाती है यूट्यूब पे दहेज मांगते हुए, है ना, जो कि गैर कानूनन। और इधर तो भाई मुंबई दे दिया गया। कितनी बड़ी बात है। मुंबई तो ऐसे दे दिया जैसे इन्होंने जन्मजात उस जागीर को अपना समझा हो। सोच के देखो, है ना। कर क्या सकते हैं, मालिक थे उस टाइम पे भैया, कुछ भी कर सकते थे। अब पुर्तगालियों का और ब्रिटिशर्स का तो काम हो गया एक, क्योंकि दोनों रिश्तेदार हो गए और रिश्तेदार हो गए तो रिश्तेदार झगड़ेंगे नहीं। अब बच गए 3 लोग जो आगे हैं। एक तो डच बच गया जो चल रहा है, एक फ्रांसिस बच गया वो, और एक ब्रिटिशर्स। इन तीनों में बात बनेगी। अब इन तीनों में बात बनेगी, बिगड़ेगी, सब चीजें होंगी, वो हमें देखने। ये तो रिश्तेदार बन गए आपस में, इनका तो झगड़ा होगा नहीं। लेकिन अब डच जो है वो रहेंगे, फ्रांसिस जो रहेंगे वो रहेंगे। अब डच भी ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। 2 बचेंगे, फ्रांसिस और ब्रिटिशर्स। इन दोनों के बीच में झगड़े होंगे और एक बार नहीं 3 बार होंगे, 2-2 साल, 3-3 साल, 6-6 साल के भी, जो कार्नेटिक वॉर्स के नाम से जाने जाएंगे। उन कार्नेटिक वॉर्स पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस क्लास में नहीं, अगली क्लास में कार्नेटिक वॉर्स पे चर्चा करेंगे। इस क्लास में तो हमें इनको समझना है कि ये थे क्या। इनकी शादी हो चुकी है। In 1639, the British got Madras on lease from the ruler of Chandragiri. Here the British built a fort named St. George. 1661, the British Emperor Charles II got married to the Portuguese Princess Catherine. On this occasion, Charles II received Bombay as dowry from Portuguese. Portuguese से उन्होंने दहेज में मुंबई लिया, बॉम्बे बोलते थे उसको।
क्या बोलते थे, बॉम्बे। ठीक, उसके बाद 1669 में चार्ल्स सेकंड ने बंबई को 10 पाउंड की वार्षिक दर पर कंपनी को दे दिया। ये भी समझदार था भाई, दहेज में बॉम्बे मिला और बॉम्बे दहेज में मिला तो उसको किराए पे किसे दे दिया, कंपनी को, इन्हीं की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर कंपनी ने औंगियार को अपना अधिकारी नियुक्त कर बंबई के गांव का शहरीकरण करवा दिया, यानी कि बंबई का जो रूरल एरिया था उसका अर्बनाइजेशन करवाया। अर्बनाइजेशन होने के बाद 1698 में अंग्रेजों ने बंगाल के एक जमींदार इब्राहिम खान से 1200 रुपए में 3 गांव की जमींदारी खरीद ली। इब्राहिम खान एक जमींदार था बंगाल का, उससे 1200 रुपए में 3 गांव की जमींदारी खरीदी। ये गांव कौन से थे, गोविंदपुरा, सुल्तानती और कलकत्ता। इन तीनों गांवों का डेवलपमेंट होने के बाद यह कलकत्ता के रूप में जाना गया। ठीक, यही 3 गांव विकसित होकर कलकत्ता नगर बसा। कलकत्ता नगर को बसाने का श्रेय जॉब चारनाक को जाता है। एक जॉब चारनाक था, उसने इन तीनों गांवों को डेवलप किया और कलकत्ता नगर बसाया। In 1669, Charles II gave Bombay to company on an annual rent of 10 pounds, and then the company appointed Angiar its officer and got the village of Bombay urbanized. In 1698, the Britishers bought the land of 3 villages from a Bengal landlord, Ibrahim Khan, 1200. These villages were Govindpur, Sultanati and Kolkata. These 3 village development here and the city of Calcutta was established. The credit of establishing the city of Calcutta goes जॉब चारनाक। जॉब चारनाक ने उसको डेवलप किया। ये चीजें हुई 1669 से 1698 तक। उसको बॉम्बे दहेज में मिला, उसने दे दिया किराए पे। फिर आफ्टर 1698 क्या हुआ, 1700 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम किले का निर्माण हुआ। अंग्रेजों ने एक किला बनवाया कलकत्ता के अंदर जिसका नाम था फोर्ट विलियम। ये वही फोर्ट विलियम है जिस पर सिराजुद्दौला हमला करेगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। यह पूर्वी भारत के सभी बस्तियों का केंद्र बन गया। फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष सर चार्ल्स आयर था। पहला हेड सर चार्ल्स आयर को बनाया गया। 1715 में कंपनी का एक प्रतिनिधि मंडल सर जॉन सरमन की अध्यक्षता में मुगल सम्राट फर्रुखशियर के दरबार में पहुंचा। इस प्रतिनिधि मंडल में हैमिल्टन नामक एक चिकित्सक भी था। अब 1715 में फर्रुखशियर मुगल शासक था, उसके दरबार में गए और वहां हैमिल्टन नामक एक चिकित्सक भी पहुंचा, क्योंकि भैया फर्रुखशियर को कोई बीमारी हो गई होगी। अब उसको बीमारी हुई क्या, ये तो कोई नहीं जानता। ठीक, अब ये वहां पहुंचते हैं तो फर्रुखशियर को सही कर देते हैं और फर्रुखशियर से एक साइन करवा लेते हैं कि भाई निशुल्क व्यापार करेंगे, फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड के लिए हस्ताक्षर करवाते हैं और ये फ्री ट्रेड करने लगते हैं। और जब चीज मुफ्त में मिल जाती है तो लोग अपने आप को भगवान मानने लगते हैं। ऐसा ही हुआ अंग्रेजों के साथ। अंग्रेज फ्री में व्यापार करेंगे और फिर भारत में अपना वर्चस्व बढ़ाएंगे और अपना राज स्थापित कर देंगे। अब तक क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि अब तक किराया दे रहे थे। सपोज करो आप किसी किराए के मकान में रहते हो और उस किराए के मकान में आप किराया देते हो तो अपना आधिपत्य नहीं स्थापित करते, लेकिन आपसे किराया लेना बंद कर दे मकान मालिक तो एक दिन आप उस पर दावा ठोक दोगे कि ये मकान मेरा है। अगर मकान मालिक कमजोर हुआ, मकान मालिक ने अदर लोगों के साथ बना के नहीं रखी तो आप कब्जा कर लोगे। ठीक वैसे ही हमारा भी देश छोटे छोटे राजघरानों में बटा हुआ था और उन्हीं छोटे छोटे राजघरानों की आपस में नहीं बनती थी और नहीं बनती थी उसी वजह से फ्री में व्यापार किया और फ्री में व्यापार करने के बाद इन्होंने भारत के ही लोगों को भारत के खिलाफ भड़काया और भारत में ही कब्जा कर। ये रणनीतियां रही। ये फोर्ट विलियम है, अंग्रेजों का किला है जो इन्होंने बनाया था। इन 700 AD फोर्ट विलियम वाज बिल्ट इन कलकत्ता एंड इट बिकेम द सेंटर ऑफ ऑल द सेटलमेंट ऑफ ईस्टर्न इंडिया। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फोर्ट विलियम वर सर चार्ल्स आयर। इन 1715 AD delegation of the company headed by John Sir reached the court of Mughal Emperor Farrukhshir. A doctor named Hamilton was also this delegation. वो भी इस डेलीगेशन में शामिल हुआ, वो भी वहां पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने फर्रुखशियर को सही कर दिया।
ठीक हो गया रोग से। तो देखिए लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, हैमिल्टन ने फ्रुक्शियर को एक गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई। इससे प्रसन्न होकर फ्रुक्शियर ने 1717 में 1717 में एक फरमान द्वारा कंपनी को अनेक रियायतें दी। अनेक रियायतें देने का मतलब निःशुल्क व्यापार की अनुमति दे दी। हैमिल्टन हैड कॉर्ड फ्रुक्शियर फ्रॉम ए सीरियस डिजीज। अब वो सीरियस डिजीज क्या थी वो तो आज तक नहीं पता। प्लीज with this Frobisher granted many concessions to the company by a decree in 1717। ठीक, अब देखिए अंग्रेजों द्वारा भारत में कब किस जगह पे कंपनियां स्थापित की। 1608 में सूरत में स्थायी रूप से, अस्थायी रूप से, और 1613 में स्थायी रूप से, परमानेंटली और टेम्परेरी। 1611 में मसूलीपट्टनम, 1616 में अहमदाबाद, बुरहानपुर आगरा में, 1632 में गोलकुंडा में, 1633 में बालासोर एवं हरिपुर उड़ीसा में, 1639 में मद्रास, 1651 में हुगली, 1669 में बॉम्बे और 17 में कलकत्ता में अपना आधिपत्य स्थापित किया। अब उसके बाद हम चर्चा करते हैं। ठीक, तो उसके बाद इन्होंने इतनी जगह अपनी कंपनियां स्थापित कर ली। उसके बाद भारत में एक और कंपनी का आगमन होता है 1616 में, डेनिश, जो डेनमार्क से थे। तो इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं आता, बस नॉर्मल चीज आती है। डेनिश डेनमार्क के निवासी थे जो 1616 ईस्वी में 1616 में भारत आए और बंगाल स्थित सोरामपुर में अपनी बस्ती स्थापित की। यह भारत में इनका मुख्य केंद्र था। बस ये यहाँ आए, ज्यादा व्यापार नहीं कर पाए, ये यहीं तक सीमित रह गए। द डेनिश वर रेजिडेंट ऑफ डेनमार्क who came to India in 1616, established their colony in Sarampur in Bengal. This was their main center in India। यही इनका मुख्य केंद्र था। उसके बाद फ्रांसिस आएंगे। फ्रांसिस क्या करेंगे भारत में, उनकी भी चर्चा हम करेंगे। ये फ्रेंच का फ्लैग आप देख रहे हो, फ्रेंच के लोग हैं। फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 16वां, इनका एक शासक था लुई 16वां, इसके शासन काल में हुई। मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से 1664 में, सर्वप्रथम 1667 में फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में फ्रांसीसियों का पहला अभियान दल भारत में सूरत पहुंचा और यहीं पर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। लुई 16वां के शासनकाल में उसका एक मंत्री था कोलबर्ट। उस कोलबर्ट ने 1664 में इस कंपनी की स्थापना करवाई। अब उस कंपनी की स्थापना हो गई तो 1667 में 1667 में फ्रैंक कैरो के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने भारत में पहला अभियान दल शुरू किया और वो भारत पहुंच गए। यहीं पर उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। अब एक फैक्ट्री स्थापित हो चुकी है, ये क्या करेंगे भारत में, इस पे हम चर्चा करते हैं। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1664 एडी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ लुईस 16 with the efforts of Minister Colbert. First of all, 1667, the first expedition team of the French under the leadership Franco Caro reached Surat in India and here they established their first factory। पहली फैक्ट्री स्थापित कर चुके हैं ये। उसके बाद पहली फैक्ट्री के बाद ये लोग क्या करते हैं, किस प्रकार से, तो देखिए ये यहां पर यानोन और इधर पौंडीचेरी और क्राइकली और इधर माहे, इन क्षेत्रों में फ्रांसिस अपना अधिकार करेंगे। 1673 में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां से एक जमीन प्राप्त की। इसी जमीन पर चंद्रनगर नामक प्रसिद्ध फ्रांसीसी बस्ती का विकास हुआ। 1701 में फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी को अपने मुख्यालय बनाया और यहाँ का पहला गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन बना। फ्रांसिस मार्टिन पुडुचेरी का पहला गवर्नर बना। 1701 में इन्होंने पौंडीचेरी को अपना हेडक्वार्टर बनाया। 1735 में ड्यूमा फ्रांसीसी गवर्नर बनकर पौंडीचेरी आया। इसके समय में फ्रांसीसी व्यापार अत्यधिक विकास हुआ। फिर उसके बाद 1735 में एक फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूमा फ्रांसीसी भारत आता है, पौंडीचेरी में पहुंचता है और वहां पर उसी के टाइम में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था। इन 1673 a piece of land was acquired from the governor of Bengal, शाइस्ता खां। शाइस्ता खां वैसे औरंगजेब का सेनापति था। ठीक, on this land the famous French colony
named Chandnagar developed. In 1701, the French made Pondicherry their headquarters, and the first governor here was Francis Martin. In 1735, Thomas come to Pondicherry and French governor. During his time, French state developed इमिनेंसली। इमिनेंसली का मतलब होता है सबसे ज्यादा विकास हुआ, बहुत तेजी से इन्होंने विकास किया ड्यूमा फ्रांसिस के टाइम पे। ठीक, इन जगहों पर इन्होंने अपने अधिकार को स्थापित किया। ग्रीन कलर में आप जो देख रहे हो, ग्रीन कलर में जो आप ये देख रहे हो, ये फ्रांस फियर इन्फ्लुएंस 18th सेंचुरी। ये पूरा फ्रांस का स्फीयर है जो फ्रांस ने यहाँ पर अपना एक्वायर किया था, यानी कि एक प्रकार से इतने क्षेत्र में फैल गए थे। पिंक कलर में जो आप देख रहे हो, तो ये पोजेशंस हैं, यानी कि फ्रांसिस की कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, ये इनके हेडक्वार्टर जैसे क्षेत्र हैं, ये फ्रांसिस। अब देखिए, अब पुर्तगीज और ब्रिटिशर्स तो हो गए रिश्तेदार, इनके बीच में तो कोई लड़ाई होगी नहीं, डच का वर्चस्व रहेगा नहीं। ठीक, और डेनिस जो हैं ये वैसे ही इतने ज्यादा पावरफुल नहीं बन पाए। अब बच गए दो कौन? तो एक तो बच गए ब्रिटिशर्स और एक बच गए फ्रांसिस। अब इन दोनों के बीच में एक लंबा संघर्ष चलेगा और इस संघर्ष के कारण भारत में युद्ध होगा, कार्नेटिक वार। और ये कार्नेटिक वार जो है, ये कोई आम वार नहीं होगा, ये 3 बार होगा अंग्रेजों और फ्रांसिस के बीच में। इसमें एक आध युद्ध में अंग्रेज भी जीतेंगे और एक आध में ब्रिटिशर्स भी जीतेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये कार्नेटिक कौन सी जगह को बोला जाता? तो ये जो जगह दिख रही है आप, मैं एक बार समझाता हूं। यहां से ये जो पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इस तट को बोलते हैं कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं? ये जो एरिया है ये है कोरोमंडल तट, और इसी कोरोमंडल तट को, इस कोरोमंडल वाले एरिया को बोला जाता था कार्नेटिक। कई जगह हिंदी में इसको कर्नाटक भी लिखा जाता है, बट कर्नाटक नहीं, उसका प्रोनाउंसिएशन जो हम करेंगे वो कार्नेटिक रहेगा। कार्नेटिक वॉर लड़ा जाएगा 3 बार। ये भारत से शुरू नहीं हुआ था, ये यूरोपीय क्षेत्र से ही शुरू हुआ था। ये एक क्षेत्र पे कब्जा करना चाहते थे यूरोप में, और उस बात को लेकर के यूरोप में ब्रिटिशर्स और फ्रांस के आपस में संबंध बिगड़ने लगे और आपस में झगड़ा हुआ, और उसी झगड़े की नींव भारत तक आ पहुंची, और भारत में भी ब्रिटिशर्स और फ्रांसिस को लेकर के झगड़ा हुआ। क्या था कार्नेटिक वॉर? क्या था कार्नेटिक वॉर? क्या इसके परिणाम रहे, और इस वॉर में किसकी विजय हुई, कौन विनर रहा और कौन हार गया, उसकी हम बात करेंगे। इस वॉर की सारी कहानी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक विचार कीजिए आखिर क्या रीजन था कार्नेटिक वॉर का, उसी पे हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगली क्लास में मेरे प्यारे मित्रगणों। तब तक आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।